दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। आइए जानते हैं गंधार कला पर यूनानी हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव। उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप की ग्रीको बौद्ध कला या गांधार कला बौद्ध धर्म की कलात्मक अभिव्यक्ति का एक जरिया है जो प्राचीन ग्रीक कला और बौद्ध धर्म के बीच एक सांस्कृतिक समन्वय है। सिकंदर महान के साथ विश्व विजय पर निकली यूनानी सेना अपने साथ अपनी कला और संस्कृति को भी ले गई थी, जिसका प्रभाव विश्व भर की कला एवं संस्कृति पर पड़ा। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईसवी के मध्य यूनानी आक्रमण के पश्चात यूनानी हेलेनिस्टिक कला भारत में पहुंची। सिकंदर के समय के दौरान यूनानी कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान का क्षेत्र गौरव के शिखर पर पहुंच गया था। यूनानी भारतीय संस्कृति की समृद्धि से भी अवगत थे। जब ये दोनों सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश एक दूसरे के करीब आए तो एक सांस्कृतिक संश्लेषण उभरा, जिसके शानदार परिणाम सभी क्षेत्रों में महसूस किए गए। खासकर के गंधार कला के क्षेत्र में गंधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया। इस पर रोमन कला का भी प्रभाव स्पष्ट है। इसका विषय केवल बौद्ध है और इसी कारण इस कला को कई बार यूनानी बौद्ध यानी कि ग्रीको बुद्धिस्ट, इंडो ग्रीक अथवा ग्रीको रोमन कला भी कहा जाता है। इस शैली की मूर्तियां पूर्वी अफगानिस्तान तथा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के अनेक स्थलों से मिलती हैं, जो कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व और सातवीं शताब्दी ईसवी के बीच विकसित हुई थी। इसका प्रमुख केंद्र गंधार ही था और इसी कारण यह गंधार कला के नाम से ज़्यादा लोकप्रिय हुई है। उसके बाद मौर्य सम्राट अशोक ने इस क्षेत्र को बौद्ध धर्म की तरफ मोड़ दिया। बौद्ध धर्म भारत ग्रीक साम्राज्यों में प्रमुख धर्म बन गया। गंधार कला के अंतर्गत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण हुआ। कुषाण तथा जैन धर्मों से संबंधित मूर्तियां इस काल में प्रायः नहीं मिलती हैं। हालांकि ग्रीको बौद्ध कला वास्तव में कुषाण साम्राज्य के तहत फली फूली और फैल गई। जब बुद्ध की पहली जीवित छवियों को पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी के दौरान बनाया गया था। गांधार कला तीसरी पांचवी शताब्दी ईस्वी से अपने चरम पर पहुंच गई, जब अधिकांश जीवित रूपांकनों और कलाकृतियों का निर्माण किया गया था। यह शैली मथुरा में कुषाण कला के साथ समकालीन थी। भारतीय सम्राट अशोक, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए थे, उन्होंने उनके शासनकाल के दौरान यह क्षेत्र गहन बौद्ध मिशनरी गतिविधियों का दृश्य बन गया था। पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाण साम्राज्य के शासकों ने रोम के साथ संपर्क बनाए रखा। बौद्ध किंवदंतियों की व्याख्या करने के लिए इस शैली का उपयोग किया, जिसमें शास्त्रीय रोमन कला से कई रूपांकनों और तकनीकों को शामिल किया गया, जिसमें वाइन स्क्रॉल, माला वाले चेरुब, ट्राइटन और सेंटोर शामिल हैं। हालांकि मूल प्रतिमा भारतीय शैली की ही बनी रही। अशोक महान के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य के तहत बौद्ध कला पहली बार स्पष्ट और व्यापक हुई। अशोक के स्तंभों सहित स्तूपों जैसे सांची और भरूच स्तूप, जिनका निर्माण पहली बार मौर्य युग के दौरान किया गया था, उनमें इस कला की झलक को साफ देखा जा सकता है। मौर्य कला सहित प्रारंभिक बौद्ध कला धर्मों से संबंधित विभिन्न संरचनाओं और प्रतीकों को दर्शाती है, जो आज भी उपयोग किए जाते हैं। धर्मचक्र, कमल और बोधि वृक्ष जैसे प्रतीक बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले सामान्य प्रतीक बन गए। इसके अतिरिक्त इन बौद्ध कलाकृतियों में कुबेर और आकाशीय देव और असुर सहित विभिन्न पौराणिक देवताओं को शामिल किया गया था। मूर्तियों का लेसलेटी पाषाण, चूने, हरी फिलाइट
और ग्रे नीली अभ्रकशिष्ट तथा पक्की मिट्टी से बनी थी, जिनका उपयोग तीसरी शताब्दी ईस्वी के बाद तेजी से किया गया था। मूर्तियों पर मूल रूप से सोने का पानी चढ़ा हुआ था। इन मूर्तियों के साथ ही साथ बुद्ध के जीवन तथा पूर्व जन्मों से संबंधित विभिन्न घटनाओं के दृश्यों, जैसे कि माया का स्वप्न, उनका गर्भ धारण करना, बुद्ध का जन्म, सिद्धार्थ का बोधिसत्व रूप, पाठशाला में बोधिसत्व की शिक्षा, यशोधरा से विवाह, देवताओं द्वारा संसार त्याग हेतु सिद्धार्थ से प्रार्थना, सिद्धार्थ का कपिल वस्तु छोड़ना, बुद्ध के दर्शन हेतु मगध राजा बिंबिसार का जाना सहित कई दृश्यों का अंकन इस शैली में किया गया है। यह स्पष्ट है कि गांधार और मथुरा के स्कूलों ने स्वतंत्र रूप से पहली शताब्दी ईस्वी में बुद्ध के विशिष्ट चित्रण को अंकन किया। गांधार स्कूल ने रोमन धर्म की मानव रूपी परंपराओं पर ध्यान केंद्रित किया। इन मूर्तियों में मानव शरीर के यथार्थ चित्रण की और विशेष ध्यान दिया गया। मांसपेशियां, लहरदार बाल अत्यंत सूक्ष्म ढंग से प्रदर्शन किया गया है। बुद्ध की वेशभूषा यूनानी थी, प्रभामंडल सादा तथा अलंकार रहित है और शरीर से अत्यंत सटे अंग प्रत्यंग दिखाने वाले झीने वस्त्रों का अंकन हुआ है। ये सभी मूर्तियां यूनानी देवता अपोलो की नकल प्रतीत होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसने गौतम बुद्ध के मानव रूप का प्रतिनिधित्व पहली बार किया। विशाल मूर्तिकला में मानव रूप की प्रतिनिधित्व का भारत के बाकी हिस्सों में काफी प्रभाव पड़ा और साथ ही साथ इसने जापान तक अपना प्रभाव डाला। इस शैली के शिल्पियों द्वारा वास्तविकता पर कम ध्यान देते हुए बाह्य सौंदर्य को मूर्त रूप देने का प्रयास किया गया। इस शैली में उच्च कोटि की नक्काशी का प्रयोग करते हुए प्रेम, करुणा, वात्सल्य आदि विभिन्न भावनाओं एवं अलंकारिता का सुंदर सम्मिश्रण प्रस्तुत किया गया। इस शैली में आभूषण का प्रदर्शन अधिक किया गया है। इसमें सिर के बाल पीछे की ओर मोड़कर एक जूड़ा बना दिया गया है, जिससे मूर्तियां भव्य एवं सजीव लगती हैं। शैलीगत रूप से ग्रीको बौद्ध कला अत्यंत सूक्ष्म और यथार्थवादी होने के साथ शुरू हुई और इसके बाद इसने इस परिष्कृत यथार्थवाद को खो दिया और उत्तरोत्तर अधिक प्रतीकात्मक और सजावटी बन गया। जल्द ही बुद्ध की आकृति को वास्तुशिल्प डिजाइनों में शामिल किया गया। बुद्ध के जीवन के दृश्यों को आमतौर पर ग्रीक स्थापत्य वातावरण में चित्रित किया गया था, जिसमें नायक ग्रीक कपड़े पहने हुए थे। तो ये थी जानकारी गांधार कला पर यूनानी हेलेनिस्टिक कला के प्रभाव से संबंधित। तो फिर उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आज बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।